द कंट्री साइड द बॉम्बे डेक्कन, यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। यू हैव रीड अबाउट द लाइव्स ऑफ द पीसेंट्स एंड जमींदार्स ऑफ कॉलोनियल बंगाल एंड द पहाड़ियाज एंड संताल्स ऑफ राजमहल हिल्स, है ना। हम इसको पढ़ चुके हैं कि जो बंगाल पे जो पीसेंट्स थे, जो जमींदार थे कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे, या जो पहाड़िया लोग थे, या जो राजमहल थी, उनकी जो लाइफ थी वो चेंज हो रही थी, ठीक है। नाउ लेट अस मूव अक्रॉस टू वेस्टर्न इंडिया। तो हम वेस्टर्न पार्ट में जा रहे हैं इंडिया के, टू अ लेटर पीरियड एंड एक्सप्लोर व्हाट वाज हैपनिंग इन द कंट्री साइड इन बॉम्बे डेक्कन। तो बॉम्बे में, दक्कन पठार में जो गांव के जो साइड थी, वहां पर क्या हो रहा था उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। ऑन द वे ऑफ एक्सप्लोरिंग सच चेंजेस बाय फोकसिंग ऑन अ पीसेंट रिवोल्ट इन सच क्लाइमेटिकल टाइम्स रिबेल्स एक्सप्रेस देयर एंगर एंड फरी। तो यहाँ पे क्या था कि जो दक्षिण बॉम्बे में, दक्कन पठार में, बॉम्बे में रहने वाले जो लोग थे वो अपना विद्रोह दिखाने लगे थे, ठीक है, एंड अगेंस्ट द इनजस्टिस कॉज टू देयर सफरिंग। तो दक्कन बॉम्बे में जो लोग रह रहे थे, जो गांव के लोग रह रहे थे, वो बहुत दुखी थे, बहुत पीड़ित थे, और उन्होंने अपना जो रिवोल्ट था वो स्टार्ट कर दिया था बिकॉज ऑफ इनजस्टिस कॉजेज ऑफ देयर सफरिंग। If we try to understand the premises of their resentment and peel the layer of their anger, we get a glimpses of their life and experience that otherwise hidden from us. तो हम अगर हम उनको तरफ देखें तो हम पढ़ेंगे कि क्या उनके संग घटा, यानी कि जो बॉम्बे में, दक्कन पठार में रहने वाले जो किसान लोग थे, उनके संग क्या क्या व्यतीत हुआ था उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। The revolt was also produced record that historian can look। तो उनके जो रिवोल्ट्स हुए थे वो हम उसके हिस्टोरियंस के रिकॉर्ड से भी देखते हैं। Alarmed by the action of rebel and keen on restoring order, they do not simplify the responses, they try and understand। तो हम देखेंगे कि 19th सेंचुरी में जो पीजेंट्स थे, वेरियस पीजेंट्स ऑफ द वेरियस रिवोल्ट अगेंस्ट इट, ठीक है, मनी लैंडर्स, एंड किसके अगेंस्ट उन्होंने आवाज़ उठाई थी? मनी लैंडर्स के। तो दक्कन भारत में बॉम्बे जैसे जो कंट्री साइड एरियाज थे, वहाँ पे जो किसान थे उन्होंने आवाज़ उठाई थी किस लोगों के खिलाफ? सूदखोरों के, मनी लैंडर्स के। ऑन सच अकर्ड इन 1875 इन डेक्कन। और ये जो विद्रोह था जो रैयतों के द्वारा जमींदारों यानी कि साहूकारों के प्रति जो लड़ा गया था, इट वाज इन द ईयर 1875, ठीक है। अब उसमें क्या मिला है हमें? अकाउंट ऑफ बुक्स। सबसे पहले क्या हुआ कि 3.1 में आप देखेंगे, मूवमेंट बिगेन एट सूपा। सूपा नामक एक गांव में ये आंदोलन शुरू हुआ, जो कि आज प्रेजेंट वर्तमान पूना में है, ठीक है। तो मूवमेंट स्टार्टेड इन सूपा, और ये किसके द्वारा उठाया गया था? दक्कन भारत के जो महाराष्ट्र के पुणे गांव में जो रह रहे गांव के लोग थे, उन्होंने वहाँ के साहूकारों के प्रति आंदोलन शुरू कर दिया था। इन ए मार्केट सेंटर वेयर मैनी शॉपकीपर्स एंड मनी लैंडर्स लिव्ड। ऐसी जगह थी जहाँ पे, ऐसा मार्केट था जहाँ पे बहुत सारे शॉपकीपर रहते थे और जहाँ पे बहुत सारे मनी लैंडर्स रहते थे। वहाँ पर उन्होंने वो आंदोलन शुरू कर दिया था ऑन 12 मई 1875। तो आपसे पूछ सकते हैं डेक्कन रॉयट कब शुरू हुआ है? 12 मई 1875 में। The riots from surrounding rural areas gathered and attacked the shopkeepers, demanding बही खाताज, account books and the debt bonds। तो उन्होंने जब आंदोलन शुरू किया, उन्होंने जो मूवमेंट शुरू किया, वहाँ के रैयतों ने, वहाँ के किसानों ने, तो उन्होंने क्या किया? मनी लैंडर्स और शॉपकीपर्स की दुकानों पर आक्रमण किया और डिमांड करने लगे उस अकाउंट बुक की जिसमें वो अपना बही खाता लिखा करते थे, ठीक है। एंड द लूटेड द ग्रेन शॉप, यानी कि उन्होंने जो उनको मिल रहा था वो उसको उन्होंने लूटना शुरू कर दिया था। एंड सम केसेस सेट ए फायर ऑफ साहूकार। तो साहूकारों के घरों को भी आग लगा दी, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर क्रोध की भावना थी, उनके अंदर एंगर की भावना थी, उनके अंदर दुख भी भरा हुआ था। तो ये सब उन्होंने रिसेंटमेंट किया थ्रू द बर्निंग ऑफ शॉप्स। उन्होंने दुकानों को भी आग लगाई थी, भाई खाते जला दिए थे, ठीक है। किन लोगों ने? रैयत ने किसके खिलाफ? साहूकारों के खिलाफ, ठीक है। फ्रॉम पूना अब जो ये पूना में रिवोल्ट शुरू हुआ था, गांव का नाम क्या था? सूपा। गांव का नाम था सूपा, जहाँ पे ये आंदोलन शुरू हुआ था। धीरे धीरे ये फैल गया अहमदनगर में, ठीक है। देन ओवर नेक्स्ट 2 months इट स्प्रेड फ्रॉम फर्दर एन एरिया ऑफ अबाउट 6500 किलोमीटर। तो ये जो विद्रोह था वो लगभग कितनी एरिया में फैला था? 6500 स्क्वायर किलोमीटर में फैला था। मोर देन 30 विलेजेस वर इफेक्टेड। इससे लगभग 30 गांव जो थे वो इफेक्ट हो गए थे। एवरीवेयर द पैटर्न वाज सेम,
सेम क्या था, साहूकारों पर अटैक होना, आक्रमण करना, उनकी अकाउंट बुक जला देना, उनके जितने भी उन्होंने कर्ज के जो बॉन्ड थे जो साइन किए हुए थे उसको फाड़ दिया उन्होंने। टेरिफाइड ऑफ पीजेंट अटैक, साहूकार फ्लेज द विलेजेस। तो जब साहूकारों पर आक्रमण हुआ तो उन्होंने वो गांव छोड़कर भागने लगे, ठीक है। एंड वेरी ऑफन लिविंग देयर प्रॉपर्टी एंड बिलोंगिंग बिहाइंड, और जो उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी उन सबको छोड़कर वो भागने लगे। वाई इट वॉज सो, क्योंकि उन पे क्या हो रहे थे, आक्रमण हो रहे थे। आक्रमण किसके द्वारा हो रहे थे, गांव के किसानों के द्वारा उन पर क्या हो रहे थे, आक्रमण हो रहे थे। उनका उनका मेन मकसद क्या था, साहूकारों के भाई खातों को जलाना, साहूकारों के घरों को भी जला दिया था उन्होंने, उनकी अकाउंट बुक्स जला दी। और जो डेप्थ बॉन्ड साहूकार रैयत के साथ करता था, डेप्थ बॉन्ड का मतलब होता है कर्ज, ऋण पत्र। तो ऋण पत्र का मतलब क्या है कि जो साहूकार किसान को क्या दे देता था, लोन देता था, उसमें एक ऋण पत्र होता था, यानी कि बॉन्ड होता था, उसको भी उन्होंने जला दिया था, ठीक है। एज द रिवोल्ट स्प्रेड, ब्रिटिश ऑफिशियल सॉ द स्पेक्टर ऑफ 1857। तो जब हुआ ये कि जब भी रिवोल्ट फैलने लगा तो अंग्रेजों के अंदर डर फैल गया कि हो सकता है ये कोई एक बहुत बड़ा विद्रोह का रूप ना ले ले। रिवोल्ट ऑफ 1857 जो बहुत बड़ा विद्रोह, जो हम नेक्स्ट पेज में पढ़े, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, उसमें इस तरह का कोई रूप ना ले ले, इसलिए अंग्रेज ऑफिशियल्स क्या हो गए थे, डर गए थे। एंड ट्रूप्स वर क्विकली कॉल्ड इन, 951 पीपल वर अरेस्टेड। और जल्दी अंग्रेजों ने जो था आनंद फानन में क्या बुला ली, पुलिस बुला ली, और लगभग 951 जो रैयत थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था। एंड मैनी कन्विक्टेड, और बहुत सारे लोगों को उनको अरेस्ट कर लिया गया। बट इट टुक सेवरल मंथ्स टू ब्रिंग दिस कंट्रीसाइड अंडर कंट्रोल, और इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था किन लोगों को, Britishers को। Why the bumping of bonds and deeds? Why this revolt? What does it tell us about the Deccan countryside and about the Agrarian changes under the, let us took the longer history of change over the land। तो अब इसमें हम पढ़ रहे हैं कि ये विद्रोह हुआ क्यों, आखिर विद्रोह क्यों हुआ था। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि जो किसान थे, जो रैयत थे, वो बहुत दुखी थे, और अपने दुखी को, अपने क्रोध को दर्शाने के लिए उग्र हो गए थे बहुत ज़्यादा दक्कन भारत में। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने साहूकारों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, उन्होंने साहूकारों के बही खातों को जला दिया, उन्होंने उस एग्रीमेंट को जला दिया जो कि किसानों और साहूकारों के बीच में होता है, जो कि किसानों, क्या हो गया, वॉइस नहीं आ रही है, लेट मी सी। कुछ साउंड बंद करके बैठी और बोल ही नहीं रही कुछ। अब आ रही आवाज़, ओके बेटा। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा अभी तक कि जो रैयत थे वो क्रोधित थे, दक्कन भारत में वो बहुत ज़्यादा क्रोधित थे। क्रोधित होने के कारण था कि उन पे बहुत ज़्यादा अत्याचार, या मे बी उनसे बहुत ज़्यादा उन पे सूद लिया होगा उन्होंने, साहूकारों ने। तो साहूकारों के विरोध सूपा नामक, पुणे में सूपा एक स्थान था जहाँ पे दक्कन के रैयतों ने, जो था महाराष्ट्र के रैयतों ने साहूकारों के खिलाफ आवाज़ उठा दी थी। और वो जो आवाज़ थी वो 12 मई 1875 में शुरू हुई थी, जिसमें उन्होंने जो रैयत थे उनके, साहूकारों के जो भाई खाते थे उनको जला दिया था, जो बॉन्ड डीड साइन हुई थी उसको भी उन्होंने जला दिया था, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि अब क्या हुआ, कि इसका रीज़न क्या था, कि क्यों ऐसा हुआ, कि जो रिबेल्स थे या ये विद्रोह हुए, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो हुआ ये कि ब्रिटिशर्स के द्वारा एक न्यू रेवेन्यू सिस्टम जो था वो इस एरिया में इम्पोज किया गया था। अब हमने पढ़ा कि भाई न्यू रेवेन्यू सिस्टम सबसे पहले कहाँ लगाया था उन्हें, बंगाल में। क्या नाम था, परमानेंट सेटलमेंट था, ठीक है। एंड अब हुआ ये कि ऑन, as the British rule expanded from Bengal to other part of India, new system of revenue were imposed. The permanent settlement was rarely extended to any other boundary. तो permanent settlement वो केवल बंगाल तक ही सीमित था, वो कहीं और नहीं लगाया गया था। आपको दिमाग में रखना है कि permanent settlement केवल कहाँ पे था, बंगाल में था। Why was this so? One reason was that after 1810 agriculture price rose. तो हुआ क्यों था कि केवल बंगाल तक ही परमानेंट सेटलमेंट था, आगे जगह क्यों नहीं लगाया गया था। इसका कारण क्या था कि जो एग्रीकल्चर के जो प्राइसेस थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। इंक्रीज ऑफ वैल्यू ऑफ द हार्वेस्टेड प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा हार्वेस्ट का जो प्रोड्यूस था उस पर भी उसकी वैल्यू बढ़ गई थी। और एनलार्जिंग द इनकम ऑफ बंगाल जमींदार, और ब्रिटिशर्स को ये लगता था कि बंगाल के ज़मींदारों की इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए उन्होंने इस रेवेन्यू सिस्टम को केवल कहाँ पे लागू रखा,
बंगाल में लागू रखा। सिंस द रेवेन्यू डिमांड वाज फिक्स्ड अंडर परमानेंट सेटलमेंट, द कॉलोनियल रूल कैन नॉट क्लेम एनी शेयर ऑफ द एनहेंसमेंट इनकम। अब चूंकि जैसे कि आपको पता है कि जो परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल था वो केवल 10 साल के लिए लागू कर दिया गया था, तो 10 साल तक अब ब्रिटिशर्स अपने उस हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा नहीं सकती थी। इसलिए भी अंग्रेजों को लगा कि ये ब्रिटिशर्स को लगा कि इसको हम अन्य जगहों पे लागू नहीं कर सकते, इसलिए इसको केवल कहाँ तक रखा गया, वेस्ट बंगाल तक रखा गया। Keen on expanding financial resources, the colonial government had to think of the way in the 19th century temporary revenue settlement पर। अब नेचुरल था कि उनको अपनी इनकम तो बढ़ानी थी, है ना। बंगाल में उन्होंने केवल उसको वहीं तक सीमित रखा, तो अब वो क्या सोचने लगे, कुछ परमानेंट ना सोच के कुछ टेम्परेरी चीज ली जाए जो अस्थायी है, बहुत लंबे समय तक ना लिया जाए, ठीक है। There were other reasons too. When officials devised these policies, their thinkings deeply shaped their economic theories. They were familiar with the bay. By 1820, economist David Ricardo was a celebrated figure in England. तो यहाँ पे पूछ सकते हैं कि 1820 में कौन से इकोनॉमिस्ट थे जो कि सेलिब्रेटेड इकोनॉमिक्स माने गए, कहाँ पे, इंग्लैंड में। नाम क्या था उनका? हाँ, तो उसको आप अंडरलाइन कर लेंगे डेविड रिकार्डो के नाम से। In Maharashtra, when the British officials set about formatting the term of early settlement in 1820, they operated some of these ideas. ठीक है? According to Ricardian ideas, the landowner should have claim only to average rent. अब उन्होंने कहा कि जो लैंड ओनर है वो केवल एवरेज रेंट लेगा, उससे ज़्यादा नहीं लेगा, that prevailed in the given time. When the land yielded more than the average rent, the landowner had to pay a surplus state needed to tax. तो उन्होंने कहा कि जो एवरेज रेंट होगा, तो जब कभी भी जरूरत होगी तो जो लैंड ओनर है उसको सरप्लस टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। एवरेज रेंट से सरप्लस टैक्स देना पड़ेगा। इफ टैक्स वाज नॉट लेविड, कल्टीवेटर लाइकली टू टर्न इनटू रेंटियर्स। तो यहाँ पे लगाएगी बच्चों रैयतवाड़ी सिस्टम। तो रैयतवाड़ी सिस्टम का मतलब था जमींदारों को कोई प्लेसमेंट नहीं दिया गया, तो जमींदारों को हटा दिया गया और अब आगे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद द रैयत्स, ठीक है। तो बॉम्बे में क्या लागू किया गया, रैयतवाड़ी सिस्टम। बंगाल में क्या लागू किया था, परमानेंट सेटलमेंट। बंगाल में क्या था, परमानेंट सेटलमेंट। यहाँ पे क्या कर दिया गया, रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी सिस्टम का मतलब था जहाँ पे जमींदारों को कोई पोजीशन नहीं दी गई। अब नाउ रैयत दे पे डायरेक्टली टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जो किसान होगा वो डायरेक्टली किसको पे करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को पे करेगा, एंड दैट वाज नोन एज रैयतवाड़ी सिस्टम, ठीक है, समझ आ गया। तो बॉम्बे में क्या लागू किया गया, रैयतवाड़ी सिस्टम लागू किया गया, ठीक है। द रेवेन्यू वाज, ये क्या था, रेवेन्यू था, रेवेन्यू सिस्टम था, वाज डायरेक्टली सेटल डाउन बिटवीन द रैयत एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो रेवेन्यू था वो सेटल डाउन किस किस के बीच में हुआ, रैयत और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ। द एवरेज इनकम फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल वाज एस्टिमेटेड। अब क्या होता था कि जैसी जैसी सॉइल होगी वैसी वैसी इनकम को एस्टिमेट किया जाता था। रेवेन्यू पेइंग कैपेसिटी ऑफ रेवेन्यू असेस्ड एंड प्रोपोर्शन ऑफ इट फिक्स और शेयर विद द स्टेट। तो जैसा उसका प्रोडक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग ही उनसे टैक्स लिया जाता था, किससे, रैयतों से, ठीक है। द लैंड्स वाज रीसर्वेड एवरी 30 ईयर्स, यानी कि इसको कितने साल बाद रीसर्वे किया जाएगा, 30 साल बाद इसको रीसर्वे किया जाएगा, और रेवेन्यू रेट्स तब इंक्रीज किए जाते थे, ठीक है। देयरफॉर द रेवेन्यू डिमांड वाज नो लॉन्गर परमानेंट। तो इसलिए रेवेन्यू डिमांड क्या थी, परमानेंट नहीं थी, जबकि उधर क्या था, परमानेंट थी। यहाँ पे रेवेन्यू डिमांड क्या नहीं थी, परमानेंट नहीं थी। इज इट क्लियर? द फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट इन बॉम्बे was made in 1820s। तो बॉम्बे में रेवेन्यू सेटलमेंट कब आया है, 1820s में आया है। और उधर परमानेंट सेटलमेंट का ईयर मालूम है किसी को, when it was 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था। कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। और यहाँ पर 18 बॉम्बे में कब आया, 1820s में आया। किस नाम से, रैयतवाड़ी सिस्टम से। The revenue was demanded was so high that in many places peasants distressed their villages and migrated to new region। तो अब क्या हुआ कि जो ये रेवेन्यू की डिमांड थी किससे लेनी थी, रेवेन्यू किससे लेना था, किसानों से। कौन लेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ पे अब कौन नहीं है, जमींदार नहीं है। There was no role play of जमींदार in रैयतवाड़ी सिस्टम। तो रैयतवाड़ी सिस्टम में कौन नहीं था, जमींदार नहीं था।
अब डायरेक्टली कौन किसको देगा, किसान किसको देगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा। अब चूंकि डिमांड इतनी ज़्यादा थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कि कई रैयत तो अपने गांव छोड़कर दूसरे रीजन में चले गए। ठीक है, इन एरिया द एरिया ऑफ पुअर सॉइल एंड फ्लक्चुएटिंग रेनफॉल, द प्रॉब्लम वाज पर्टिकुलरली एक्यूट। तो उनकी जो प्रॉब्लम थी वो बहुत एक्यूट थी कि सॉइल बहुत अच्छी नहीं थी, या फिर कई बार रेनफॉल नहीं पाती थी। व्हेन द रेनफॉल फेल्स तो व्हाट हैपन, हार्वेस्ट पुअर। तो रेनफॉल अगर नहीं होगी तो क्या होगा, किसानों की फसल होगी नहीं होगी, तो हार्वेस्ट भी क्या हो जाएगा, तो फसलें भी क्या हो पाती थी, प्रॉपरली कट नहीं पाती थी। ठीक है, हाउएवर द कलेक्टर इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वर कीन ऑन डेमोन्स्ट्रेटिंग देयर एफिशिएंसी इन प्लीजिंग देयर सुपीरियर। लेकिन जो रेवेन्यू कलेक्टर है वो अपना काम करता रहता था कि भाई तुम्हें क्या देना, हमें हमें रेवेन्यू देना ही है। सो दे वेंट अबाउट द एक्सट्रैक्टिंग पेमेंट विथ ऑटमोस्ट सीवियरली। तो कहा जाता है व्हेन समवन फेल टू पे हिज क्रॉप्स वर सीज एंड फाइन वाज इम्पोज ऑन होल विलेज। ये सोचो कि अगर कोई क्या नहीं दे पाता था, रेवेन्यू नहीं दे पाता था, तो उसकी पूरी फसल ले ली जाती थी, सीज कर दिया जाता था, और जो फाइन था उसका वो पूरे गांव पे लगा दिया जाता था। उधर क्या था, परमानेंट सेटलमेंट क्या होता था, उसकी ज़मीन को ऑक्शन कर दिया जाता, उसकी ज़मीन को नीलाम कर दिया जाता था। पर यहाँ पे क्या किया कि यदि किसान समय पर क्या नहीं दे पाता था, अपना टैक्स नहीं दे पाता था, तब उसकी फसलों को इकट्ठा कर लिया जाता था और पूरा का पूरा टैक्स पूरे विलेज पे लगा दिया जाता था। बाय 1830 प्रॉब्लम बिकेम मोर सीवियर। प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीवियर हो गई किसानों की। प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स fell sharply after 1832 and did not recover over a decade and half। तो अब हुआ ये कि 1830 के दशक में आते आते पहले तो क्या था कि टैक्स का डिमांड बहुत ज़्यादा थी और किसान समय पे टैक्स नहीं दे पा रहा था। फिर क्या हुआ, 1830s में आते आते क्या हुआ, फसलों के जो प्रोडक्शन के जो दाम थे वो एकदम गिर गए। ठीक है, और इससे किसको नुकसान हुआ, ऑब्वियस है किसानों को नुकसान हुआ, और वो रिकवर नहीं कर पाए। ठीक है, रैयत इसमें क्या नहीं कर पाए, नुकसान। एंड दिस मेंट ए फर्दर डिक्लाइन पीजेंट इनकम, इससे किसानों की इनकम और कम हो गई। ठीक है, एट द सेम टाइम कंट्री साइड वर डिवास्टेटेड बाय फेमाइन एंड स्ट्रक। तो 1932 और 34 में जब उनकी फसल का पैसा कम मिल रहा था, यानी कि फसल चौपट नहीं हुई थी, लेकिन जो फसल बेच रहे थे उसका पैसा उन्हें क्या मिल रहा था, कम मिल रहा था। उसी दौरान में फेमाइन आ गया, ड्रॉट आ गया, तो वो भी एक जिसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला, है ना, क्योंकि किसान क्या हो रहा है, वो गरीब होता जा रहा है, उस पर पैसा ही नहीं है देने के लिए। 1/3 ऑफ द कैटल ऑफ डेक्कन वर किल्ड। तो उनके जानवर भी मर गए जब अकाल आया, ड्रॉट आया, फेमाइन आया, भूखा वहाँ पे पड़ गया, सूखा पड़ गया वहाँ पे। तो जो उनके जो जानवर थे वो भी क्या हो गए, वो भी मर गए। बेचारों के जानवर भी क्या हो गए थे, मर गए थे। दे वर किल्ड एंड हाफ ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन डाइड। दोज हु सर्वाइव हैड नो एग्रीकल्चर स्टॉक टू सी देम थ्रू द क्राइसिस। अनपेड बैलेंस, उन्होंने अपना बैलेंस जो है छोड़ा नहीं, किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो किसान के पास क्या नहीं है, पैसा नहीं है। किसान के पास फसल अच्छी नहीं थी, तो फसल अच्छी होने के बाद भी उसको कम दाम मिल रहा था। ड्रॉट आ गया, सूखा पड़ गया, तो उनके जो पशु थे, उनके जो जानवर थे वो भी मर गए। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या रहा कि किसान के पास एग्रीकल्चर स्टॉक नहीं था और उनका जो बैलेंस जो सूद था वो बढ़ता चला जा रहा था। समझ आ गया। तो किसानों की स्थिति कैसी थी, खराब थी या अच्छी थी, इस किसानों की स्थिति बहुत खराब थी। However, did the cultivator live through such areas? वो कैसे पे करेंगे। तो अब उन्होंने क्या किया, उनके पास एक ही ऑप्शन बचा और वो था बोरोइंग। अब वो क्या लेंगे, लोन लेंगे, ऋण लेंगे। तो रेवेन्यू कुड रियली बी पेड विदाउट ए लोन फ्रॉम मनी लेंडर। तो उनको अब उस रेवेन्यू को पे करने के लिए मनी लेंडर से लोन लेना पड़ रहा था, साहूकारों से क्या लेना पड़ा था, लोन लेना पड़ा था। बट वंस अ लोन वाज टेकन द रैयत फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे इट बैक। अब उसने लोन तो ले लिया, किससे लिया लोन, साहूकारों से लिया, मनी लेंडर से लिया, लोन तो उसने ले लिया, लेकिन उस लोन को वो वापस क्या नहीं कर पा रहा था, पे नहीं कर पा रहा था। एज डेप्ट माउंटेड, माउंटेड मीन्स पहाड़ का चट्टान लग गया उसका, तो कर्ज का एक कर्ज तो वो जो उसको रेवेन्यू देना था, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। एक कर्ज जो उसने किससे ले लिया, मनी लेंडर से ले लिया। तो दो दो कर्जों के बीच में कौन डूब गया, किसान डूब गया। और डेप्थ माउंटेड, द लोन्स रिमेन अनपेड, लोन तो अनपेड हो गया भाई, वो दे ही नहीं पा रहा है। पीजन डिपेंडेंट ऑन मनी लेंडर इंक्रीज। अब दूसरी तरफ जो था मनी लेंडर भी जो थे वो भी अपना जो थे, दे नाउ नीडेड लोन्स इवन टू बाय देयर एवरीडे नीड। अब तो उनको जो रोजमर्रा की जो उनकी जरूरत की चीज़ थी उसके लिए भी उनको लोन लेना पड़ा था और मीट देयर प्रोडक्शन।
बाय 1814 अब इधर क्या करते थे, जो जो मनी लेंडर्स है उनको ये लगता था कि अगर ये पे नहीं कर पाएंगे तो उनकी घर गिरवी रख लेते थे वो लोग, है ना, उनके फील्ड उनकी गिरवी रख लेते थे, ठीक है। बाय 1840s ऑफिसर्स वर फाइंडिंग एविडेंस ऑफ अलार्मिंग लेवल ऑफ प्रिजन इन डेप्थनेस एवरीवेयर, तो चारों तरफ ये कर्ज में डूब गए कौन लोग, किसान लोग। In 1840 there was sign of economic recovery of shorts. Many British officers and began to realize settlement of it had been harsh. तो अब बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर ये सोचने लगे कि जो सेटलमेंट किस किस के बीच में हुआ था, किसानों और कंपनी के बीच में हुआ था, वो तो हार्श हो गया। इट वॉज हार्श, इट वॉज हार्श, इट वॉज हार्श, ठीक है, इट वॉज रियली हार्श। बिटवीन हूम, बिटवीन द कंपनी को लॉस हो रहा था अच्छा खासा, ठीक है। द रेवेन्यू डिमांड वाज मॉडरेटेड टू एनकरेज द प्रेजेंट टू एक्सपेंड द कल्टीवेशन। अब कंपनी ने ये सोचा कि हम क्या करते हैं, इस टैक्स को मॉडरेट करते हैं, जो डिमांड है उसको मॉडिफाई करते हैं और उनको जो है एनकरेज करते हैं कि अपना कल्टीवेशन बढ़ाओ। किसानों को हम एनकरेज करते हैं कि कल्टीवेशन बढ़ाओ। कल्टीवेटर वर नॉट एक्सटेंडिंग देयर एकरेज मूविंग इनटू न्यू एरियाज। अब कल्टीवेटर्स क्या करने लगे, अपने लैंड एरिया को बढ़ाने लगे, ठीक है। बट टू एक्सपेंड कल्टीवेशन नीडेड बोर प्लॉग एंड कटिंग, है ना, नेचुरल था कि अगर उनको अपना कल्टीवेशन बढ़ाना था तो उनको अपनी प्लॉग हल भी ज़्यादा चाहिए थे, उनको अपने जानवर भी ज़्यादा चाहिए थे। दे नीडेड मनी टू बाय द सीड्स, है ना, उनको बीज खरीदने के लिए भी पैसा चाहिए था, लैंड खरीदने के लिए भी पैसा चाहिए था। फॉर ऑल दिस दे हैड टू टर्न वंस अगेन टू मनी लैंडर फॉर लोन। फिर से वो किसके पास पहुंच गए बेचारे, मनी लैंडर। अब वो दूसरी बार मनी लैंडर के पास क्यों पहुंच गए, क्योंकि उनको ऑफिशियल्स ब्रिटिश ऑफिसर ने कहा था कि तुम अपना कल्टीवेशन बढ़ाओ, उसके लिए उन्हें अच्छा लैंड की ज़रूरत थी, उनको बीज खरीदने थे, उनको कैटल्स खरीदने थे, उन सब के लिए उनके पास क्या नहीं था, उनके पास पैसा नहीं था। तो वो किसके पास पहुंच गए, फिर से मनी लैंडर्स के पास पहुंच गए, लोन्स के लिए पहुंच लगे। देन कम है बेटा, पुराना बैलेंस चल रहा है ना उनका, वो तो खत्म ही नहीं हुआ ना। इसीलिए कंपनी ने ये तो कहा कि बेचारे किसान, इनके लिए क्या किया जाए। उन्होंने कहा भाई टैक्स मॉडिफाई तो कर देते हैं, लेकिन उनको कहते कि तुम क्या कर लो, आगे कल्टीवेशन कर लो। वो कल्टीवेशन कहाँ से करेगा भैया, उसके पास तो पैसा ही नहीं है, तो उसके लिए अगेन वो क्या करेगा, वो फिर से लोन लेगा, ठीक है। देन कम द कॉटन बूम। अब एक और हो गया, एक कॉटन बूम आ गया इंडिया में बिफोर 1860s। 3/4 ऑफ द कॉटन, इसको बहुत ध्यान सुनेंगे बेटा, before 1860s 3/4 of the cotton import into Britain from America। अब होता ये था, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉटन इंडिया से ज़्यादा था ब्रिटेन, लेकिन कहा जाता है कि बहुत सारा कॉटन अमेरिका, ब्रिटेन को अमेरिका से भी मिलता था। लेकिन ब्रिटिश कॉटन मैन्युफैक्चर हैड लॉन्ग बीन वरीड अबाउट द डिपेंडेंस ऑन अमेरिकन सप्लाई। व्हाट वुड हैपन इफ द सोर्स वुड कट ऑफ। तो यानी कि इंडिया से पहले जो ब्रिटिशर्स थे वो अमेरिका पे डिपेंड थे, क्योंकि अमेरिका का कॉटन ब्रिटेन में पहुंचाया जाता था। लेकिन उनको डर लगने लग गया था, अगर अमेरिका कॉटन सप्लाई बंद कर देगा तब उनका क्या होगा, what would happen to the British company। Troubled by this question, they eagerly looked for alternative sources to supply। अब उनको ये लगने लगा कि अब अल्टरनेटिव सोर्स हमें ढूंढना ही पड़ेगा, कुछ और तरीका भी हमें सोचना पड़ेगा कि कहाँ से हम कॉटन ले सकते हैं। By 1857, Cotton Supply Association was founded in Britain। In 1859, Manchester Cotton Company was formed। मैनचेस्टर was a टेक्सटाइल एरिया है, कहाँ का, ब्रिटेन का, बहुत फेमस एरिया है मैनचेस्टर जो है, वो ब्रिटेन फेमस एरिया, जो हमने क्लास 11 में मैंने आपको बताया था। दिस ऑब्जेक्टिव वाज टू एनकरेज कॉटन प्रोडक्शन इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ उनकी कॉलोनियाँ थी वहाँ वहाँ से वो क्या उगाएंगे, वो लोग कॉटन उगाएंगे। तो ऐसा इंडिया में भी हुआ। तो इंडिया के किसानों को क्या बोल दिया गया, कॉटन उगाओ, कॉटन ग्रो करो। तुम्हें आलू प्याज नहीं उगाने हैं, तुम्हें गेहूँ नहीं उगाना है, तुम्हें चावल नहीं उगाना है, तुम्हें क्या उगाना है, कॉटन उगाना है। और ये कॉटन कहाँ चले जाएगा, ब्रिटेन चला जाएगा। इंडिया वॉज सीन अ कंट्री दैट कुड सप्लाई कॉटन टू लंकाशायर इफ द अमेरिकन सप्लाई ड्राई अप। अगर अमेरिका से सप्लाई रुक जाती है तब वो कहाँ से कॉटन ले सकते थे, इंडिया से ले सकते थे। इट पोजेस सुटेबल सॉइल, क्योंकि इंडिया में सुटेबल सॉइल थी। महाराष्ट्र और गुजरात
दो कॉटन कल्टीवेशन एरिया थे, चीप लेबर उनको मिल सकता था। तो अब क्या हुआ कि अमेरिका ने वो दिन भी आ गया जब अमेरिका ने कॉटन देने से मना कर दिया, क्योंकि अमेरिका में ही सिविल वॉर ब्रोकआउट हो गया था इन ईयर 1861। अ वेव ऑफ पैनिक स्प्रेड थ्रू द कॉटन सर्कल इन ब्रिटेन। तो अमेरिका ने कॉटन सप्लाई कब बंद कर दिया? 1861 में अमेरिका ने कॉटन सप्लाई बंद कर दिया। रॉ कॉटन इंपोर्टेड फ्रॉम अमेरिका लेस टू fell to less than 3% of normal over over ऑलमोस्ट 2 लाख के करीब, 2 करोड़ के करीब जो था वो कितना डिक्रीज हो गया 55,000 बेल्स में इन 1862। ठीक है, अ फ्रैंटिक मैसेज सेंट टू इंडिया एंड एल्स टू इंक्रीज द कॉटन एक्सपोर्ट टू ब्रिटेन। ये मैसेज कहाँ पहुंच गया? इंडिया में पहुंच गया, टू एक्सपोर्ट द कॉटन टू ब्रिटेन। इन बॉम्बे, कॉटन मर्चेंट विजिटेड द कॉटन डिस्ट्रिक्ट्स टू असेस सप्लाई एंड इंक्रीज द कल्टीवेशन। अब क्या हो गया? किसान बेचारे अब क्या हो गए? उनको क्या उगाना पड़ रहा था? कॉटन उगाना पड़ रहा था। अब कॉटन प्राइस सोड, एक्सपोर्ट मर्चेंट इन बॉम्बे वर कीन टू सिक्योर एज मच एज कॉटन टू मीट द। अब जो ये कॉटन वो उगा रहे थे कौन लोग? किसान लोग, वो लो प्राइस में था, यानी कि ब्रिटिशर्स उनसे किस दाम में खरीदेंगे? कम दाम में खरीदेंगे। सो दे गेव एडवांस टू अर्बन साहूकार इन रिटर्न एक्सटेंडेड। अब इनको क्या हुआ? जो उनको एडवांस दे दिया, ठीक है, किसको? अर्बन साहूकार्स को। who in return extended credit to those rural moneylenders who promised to secure the produce। तो क्या होता था कि जो साहूकार थे उनको, अर्बन जो साहूकार थे उनको एडवांस दे दिया गया, और जो मनी लैंडर्स थे उनसे ये प्रॉमिस ले लिया गया कि तुम्हें इतना प्रोड्यूस देना ही देना है। ठीक है, देन वेयर देयर इज अ बूम इन द मार्केट, क्रेडिट फ्लोज इजली फॉर दोज हु गिव आउट लोन्स, सी द सिक्योर रिकवरिंग द मनी। अब ये मनी किसको दिया गया काम करने के लिए? साहूकारों ने मनी किसको दिया? रैयत को। ठीक है, these deployment have profound impact on countryside। the रैयत in Deccan villages suddenly found this। अब आगे चल के क्या हुआ कि रैयतों ने कर्ज देने से मना कर दिया, सॉरी साहूकारों ने रैयतों को कर्ज देने से मना कर दिया। यहाँ लिखा है they were being given ₹100 as advance for every acre planted with cotton। साहूकार were more than willing to extend long term loans। तो साहूकार ज्यादा थे कि उनको लॉन्ग टर्म लोन देना है। ठीक है, अब चूंकि अमेरिका में कॉटन क्राइसिस था, कंटिन्यू था, कॉटन प्रोडक्शन इन बॉम्बे डेक्कन एक्सपेंडेड बिटवीन 1862 18। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि बॉम्बे में कॉटन प्रोडक्शन एक्सपेंड कब से कब तक रहा? 1864 से 64 तक। कॉटन एकर्स डबल in 1862 over 90% of cotton import into Britain from coming from India। तो लगभग 90% कॉटन इंडिया का कहाँ जाने लगा? ब्रिटेन में जाने लगा। बट दीज बूम ईयर्स डिड नॉट ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू द कॉटन प्रोड्यूसर। तो लेकिन जो कॉटन प्रोड्यूसर था, यानी कि जो उगा रहा था, उसको कोई लाभ नहीं हुआ इससे। ठीक है, सम रिच पीजेंट्स डिड गेन बट द लार्ज मेजॉरिटी कॉटन एक्सपेंशन में हैव डेब्ट। उनको और ज्यादा कर्ज में डूब गए। कौन लोग? किसान लोग। ठीक है, cotton merchant India had a vision of capturing the world market in the raw, permanently displacing America। अब वो तो ख्वाब देख रहे थे कि इंडिया के जो कॉटन मर्चेंट थे वो ये ख्वाब देख रहे थे कि हम अमेरिका को डिस्प्लेस कर कर वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड मार्केट बना देंगे। द एडिटर ऑफ बॉम्बे गजट वाज आस्क्ड इन 1861। बॉम्बे गजट कब है? 1861 में। बॉम्बे गजट इज अ न्यूज़पेपर। तो उसके जो एडिटर थे, दैट कैन प्रिवेंट इंडिया फ्रॉम supplanting the slave states of USA as a feeder of Lancashire। By 1865 these dreams were over। 1865 तक आते आते उनका ये सपना टूट गया। किसका सपना टूटा? इंडियन मर्चेंट्स का। इंडियन मर्चेंट्स क्या सपना देखने लगे थे कि हमारा वर्ल्ड में हमारा कॉटन बिक जाएगा और वर्ल्ड में नंबर 1 हो जाएंगे। किसको बेचने में? कॉटन को बेचने में। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि as the civil war was ended, cotton production in America revived and Indian cotton export to steadily decline। तो हुआ ये, समझ आ गई मेरी बात? कि जो, अब मैं एक बार फिर से आपको एक बार रिपीट करके समझाती हूँ बच्चों, कि जो कॉटन अमेरिका दिया करता था वो अचानक रुक गया। अचानक रुकने का कारण था अमेरिका में सिविल वॉर ब्रेकआउट हो गया था और अमेरिका ने ब्रिटेन को कॉटन देने से मना कर दिया था।
अब ब्रिटेन के पास जो ऑप्शन आया और वो था इंडिया, इंडिया से वो कॉटन मंगाने लगा, ठीक है। और इंडिया के जो साहूकार थे या जो रिच मर्चेंट थे वो बहुत खुश हो गए और वो ये सपना देखने लगे कि हम एक दिन वर्ल्ड लेवल पर, वर्ल्ड मार्केट में हमारा बहुत अच्छी पोजीशन हो जाएगी क्योंकि हम अमेरिका को डिस्प्लेस कर देंगे। लेकिन उनका वो सपना क्या हो गया, उनका वो सपना टूट गया। और सपना टूटने का कारण क्या था, अमेरिका में फिर से सिविल वॉर खत्म हो गया और वो अमेरिका रिवाइव हो गया, कंटिन्यू हो गया। अमेरिका ने अपनी कॉटन फिर से ब्रिटेन में पहुंचानी शुरू कर दी और उसका गहरा आघात इंडिया के कॉटन को लगा। इंडिया के कॉटन को एक बहुत गहरा सेटबैक मिल गया, एक डिक्लाइन मिल गया, ठीक है। इज इट क्लियर? तो एक्सपोर्ट मर्चेंट और साहूकार नो लॉन्गर कीन टू एक्सटेंडिंग। अब क्या हो गया कि जो लॉन्ग टर्म क्रेडिट हुआ था किस किस के बीच में, रैयतों के बीच में और मनी लैंडर्स के बीच में या साहूकारों के बीच में, वो खत्म हो गया, ठीक है। क्योंकि अब साहूकार नहीं चाहते थे कि रैयतों के संग हम काम करें, ठीक है। क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि उनको बड़ा नुकसान हो गया था। क्योंकि अमेरिका फिर से क्या सप्लाई करने लगा था, कॉटन सप्लाई करने लगा था। कहाँ पे? ब्रिटेन में। तो क्या मर्चेंट्स यहाँ पे चाहते कि वो अपना लॉन्ग टर्म क्रेडिट रखें किसके साथ, किसानों के साथ, ठीक है। दे कुड सीन द डिमांड ऑफ इंडियन कॉटन फॉल। तो वो दिख रहा था कि इंडिया की जो कॉटन है उसकी डिमांड क्या हो गई है, कम हो गई है। कॉटन प्राइस स्लो डाउन, वो नीचे चले गए थे। सो दे डिसाइडेड टू क्लोज डाउन देयर ऑपरेशन। उन्होंने कहा भैया बंद करो इसको, खत्म करो। रिस्ट्रिक्टेड देयर एडवांसेस टू पीजेंट्स एंड अब उन्होंने, साहूकारों ने किसानों को ये क्वेश्चन आता है कि साहूकारों ने किसानों को कर देने से क्यों मना कर दिया था? क्योंकि अब कॉटन का दाम खत्म हो गया था, कम हो गया था, उनका कॉटन एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था, ब्रिटेन नहीं जा रहा था। इसलिए इन किसानों ने इन साहूकारों ने किसानों को ऋण देने से मना कर दिया था, ठीक है। एंड डिमांडेड रीपेमेंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग डेब्ट। और उन्होंने कहा भैया तुम्हें हम कर्ज नहीं दे रहे हैं, बल्कि तुम्हारे पर जो डेब्ट हो रखा है, तुम्हारे पे जो कर्ज हो रखा है उसको दोबारा से रीपेमेंट करो, ठीक है। वाई क्रेडिट ड्राई अप द रेवेन्यू डिमांड इंक्रीज। और उस तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी रेवेन्यू डिमांड को इंक्रीज कर दिया। द फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट as we seen in 1820s and 1830, now it was the next time when the new settlement and new demand was increased dramatically to 50 to 100% कर दिया। how could Rohit pay? तो अब यहाँ पे आ गया कि उनके संग क्या हुआ, इनजस्टिस। तभी तो अब हमने वो जो इंसिडेंट पढ़ा, पहले वाला इंसिडेंट, कि वो क्रोधित थे, क्रोध थे, क्यों थे? क्योंकि उन वो रेवेन्यू ना तो रेवेन्यू दे पा रहे थे, ना मनी लैंडर उनको पैसे दे रहा था। उल्टा ना मनी लैंडर का भी उन पे कर चढ़ गया, ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का भी उन पे कर चढ़ गया। तो बेचारे क्या करते? तो उन्होंने आक्रमण करना शुरू कर दिया, क्रोधित हो गए थे, इस पर आक्रमण किया। किस पे? मनी लैंडर्स पे आक्रमण कर उनके भाई खाते चला दिए थे। जो डीड उनके बीच में हुई थी उसको भी क्या कर दिया था उन्होंने, उसको भी उन्होंने चला दिया था। और उनकी अब नो लॉन्गर हैड कॉन्फिडेंस इन द रैयट्स कैपेसिटी टू रीपे। और मनी लैंडर को भी अब क्या, अब उन्होंने मनी लैंडर ने पैसे देने से क्यों मना किया? क्योंकि उनको पता था कि अब ये जो रैयत है वो रीपेमेंट तो कर ही नहीं सकते, उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है। तो अब जो साहूकार थे वो, उन्होंने किसको पैसा देने से इनकार कर दिया था? रैयतों को। द एक्सपीरियंस ऑफ इनजस्टिस, द रिफ्यूजल ऑफ मनी लैंडर टू एक्सटेंड लोन एंड रेज द रैयत। अब जब मनी लैंडर्स ने, साहूकारों ने लोन देने से मना कर दिया तो जो रैयत थे वो क्रोधित हो गए, गुस्सा आ गया उनको, ठीक है। And was had what infuriated them, not simply that they had got deeper and deeper into the debt, or they utterly dependent on moneylender for survival, but the moneylender were being insensitive to their plight। उन्होंने कहा कि हम इस बात से नाराज नहीं कि हमारा रेवेन्यू बढ़ गया है, ठीक है, या हम कर्जे में आ गए, बल्कि हमें तो इस बात का दुख है कि जो मनी लेंडर हैं उन्होंने हमारे प्रति कोई हमदर्दी नहीं रखी है। हम एंड द मनी लेंडर वर वॉलेटिंग एंड कस्टमिंग द लॉ ऑफ द कंट्री साइड। और जो मनी लेंडर्स हैं वो गांव के नियमों को तोड़ रहे हैं। मनी लेंडर वर सडनली वाइड स्प्रेड बिफोर द colonial rule and money lender were often powerful। तो वो पावरफुल थे। वैरायटी ऑफ customary norms regulated the relationship between the money lender and the, तो बहुत सारे norms जो बने थे या कानून बने, तो उससे किसकी रिलेशनशिप खराब हो गई? मनी लेंडर्स की और रैयत की जो रिलेशनशिप थी वो खराब हो गई थी। एंड दे वर चार्ज द प्रिंसिपल अमाउंट पे उन पे चार्ज कर दिया गया। दिस मेंट टू लिमिट द मनी लेंडर एक्सट्रैक्शन एंड डिफाइन द कॉल द फेयर इंटरेस्ट। अंडर colonial rule this norm broke down in one of the cases investigated डेक्कन राइट कमीशन। अब इसको अंडरलाइन करेंगे, डेक्कन राइट कमीशन क्या था?
डेक्कन राइट कमीशन वॉज सेटअप बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें जो मनी लेंडर्स थे उन पे चार्ज लगा दिया गया था। द मनी लेंडर है चार्ज ओवर 2000, कहा कि 2000 रुपये पे वो कितना इंटरेस्ट ले रहे थे, 100 रुपीज। इन पिटिशन आफ्टर पिटिशन रोहित क्लेम द इनजस्टिस ऑफ सच एक्सट्रैक्शन एंड वॉल्यूशन ऑफ कस्टम, कि उन्होंने हमारे पे क्या किया है, अत्याचार करें। इसलिए जो था रैयत वालों जो मनी लेंडर्स थे उसके खिलाफ उन्होंने क्या उठाई थी, आवाज़ उठाई थी। तो आज का भी यहीं पर आपको क्लियर, आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा सबको। कॉटन की सप्लाई किसने बंद कर दी थी, अमेरिका ने। किसको देने से, ब्रिटेन में। तब ब्रिटेन को कौन नजर आए, इंडिया। इंडिया में उन्होंने क्या ग्रोन करने का कहा, कॉटन। तो मनी लेंडर्स सबसे आगे आए, रिच मर्चेंट्स आगे आए, जिन्होंने एक वादा कर लिया किसके संग, ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे कि हम आपको इतना प्रोड्यूस देंगे। और वो सपना भी देखने लगे। क्या सपना था उनका, कि वर्ल्ड लेवल पे हम अच्छी पोजीशन ले लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका में सिविल वॉर ख़त्म हुआ, और अमेरिका में जब सब सिविल वॉर ख़त्म हुआ, उन्होंने फिर से क्या कर दिया, वहाँ पे फिर से क्या कर दिया, उसको कंटिन्यू कर दिया। इज इट क्लियर? किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो आई होप यहाँ पे सब बच्चों को समझ में आ गया होगा।